ईरान को मुसलसल सरेंडर करने की धमकियों और सख्त हमलों की नई वार्निंग्स के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर अपने ही मुजव्वज़ा हमले की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है और इस बार भी ट्रंप ने जिम्मेदारी दोस्त ममालिक पर डाल दी है और अमेरिका के बजाय उन्हें कमजोर दिखा दिया और कहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब और कतर की दरख्वास्त पर वो ईरान पर हमला कुछ दिनों के लिए मौखर कर रहे हैं। कल रात को सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी, सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर अपने तयशुदा फौजी हमलों को रोक दे, क्योंकि इस वक्त संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं और उनके ख्याल में एक ऐसा मुआहदा मुमकिन है जो अमेरिका और मशरिक़ वुस्ता के तमाम ममालिक समेत बाकी सबको भी काबिल कबूल होगा। ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि इस मुआहदे में यह बात खास तौर पर शामिल होगी कि ईरान के पास कोई एटमी हथियार नहीं होंगे और इन रहनुमाओं के एहतराम में मैंने अमेरिका के वज़ीर जंग पीट हेगसेट, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन और अमरीकी फ़ौज को हिदायत दी है कि हम कल ईरान पर तयशुदा हमला नहीं करेंगे। ताहम मैंने उन्हें यह भी कह दिया है कि अगर काबिल कबूल मुआहदा ना हो सका तो वो किसी भी वक्त ईरान पर मुकम्मल और बड़े पैमाने के हमले के लिए तैयार रहें। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। और इसके बाद सदर ट्रंप ने अपनी इंतज़ामिया के अहम अराकीन के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात और कुछ दीगर ममालिक ने कहा कि क्या हम इस हमले को 2 या 3 दिन यानी एक मुख्तसर मुद्दत के लिए रोक सकते हैं, क्योंकि उनके ख्याल में वो एक मुआहदे के बहुत करीब पहुँच रहे हैं। अगर हम ऐसा कर लें कि ईरान के पास कोई एटमी हथियार ना आए और अगर अरब रहनुमा मुतमईन हो तो हम भी शायद मुतमईन हो जाएंगे। हमने इसराइल को भी आगाह कर दिया है, हमने मशरिक़ वुस्ता के दीगर मुतल्लिक़ा ममालिक को भी इत्ला दे दी है। ये एक बड़ी मस्बत पेशरफ्त है, लेकिन देखना होगा कि ये किसी नतीजे तक पहुंचती है या नहीं। We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us. It's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal and didn't work out, but this is a little bit different. Now we're ready going tomorrow, very big, and not something I wanted to do, but we have no choice because we cannot let Iran have a nuclear weapon. जबकि अब से कुछ देर पहले सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में नए बॉलरूम की कंस्ट्रक्शन साइट पर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ईरानी मुआहदा करने के लिए मिन्नतें कर रहे होते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमें ईरान पर हमला करना नहीं पड़ेगा, लेकिन शायद हमें एक बड़ा हमला करना पड़े। मैं भी ये बात यकीनी तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन आपको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि मैं ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर था और आज इस वक्त हमला हो रहा होता। अहम बात यह है कि हालिया दिनों में मुज़ाकरात के दौरान ईरान की जानिब से ट्रंप की शराइत ना मानने के बाद ये खबरें सामने आ रही थीं कि ट्रंप शायद शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और इसी वजह से वो ईरान पर दोबारा हमले के मंसूबों पर गौर कर रहे हैं। और आज भी व्हाइट हाउस में अमेरिका की कौमी सलामती टीम के अहम अरकान के साथ ट्रंप की एक मीटिंग मुतवक्के थी। ताहम ट्रंप सीज़ फायर से पहले ही ईरान पर मजीद हमलों के हवाले से हिचकिचाहट का शिकार नजर आ रहे थे और ख़ुद अमरीकी मीडिया के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से ट्रंप कम अज़ कम 6 मरतबा ईरान के खिलाफ तयशुदा हमले मौखर कर चुके हैं और अपनी डेडलाइंस भी बार बार आगे बढ़ा चुके हैं। जबकि अब ट्रंप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त मुतवक्के है, मगर जंग शुरू होने के बाद से ट्रंप बार बार किसी मुआहदे की तरफ पेशरफ्त के दावे करते रहे हैं, लेकिन हालिया दिनों में कोई बड़ी पेशरफ्त सामने नहीं आई है। ऐसे में ट्रंप ने अचानक हमले रोकने का ऐलान क्यों किया? इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा है कि पसे पर्दा 2 बाखबर सोर्सेज के मुताबिक ट्रंप ने इस ऐलान से पहले 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात के रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की थी। एक अमरीकी अहदेदार ने दावा किया कि तीनों ममालिक की जानिब से एक मुत्तफ़िका पैगाम दिया गया था और इसका मतलब कुछ यूँ था कि मुज़ाकरात को एक मौका दें। अगर अमरीका ने ईरान पर हमला कर दिया तो इसकी कीमत खलीजी अरब ममालिक को चुकानी पड़ेगी। इसी तरह एक दूसरे सोर्स के मुताबिक ट्रंप ने अपने कुछ सख्त मौक़िफ़ रखने वाले सियासी इत्तेहादियों को बताया है कि इन 3 अरब रहनुमाओं ने उनसे कहा था कि वो नहीं चाहते हैं कि ईरान की जवाबी कार्रवाई की वजह से उनकी तेल और तवानाई की तनसीबात तबाह हों। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमले रोकने का ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि व्हाइट हाउस ने इतवार को ईरान की तरफ से भेजे गए नए प्रपोजल को नाकाफ़ी समझा था, जिसके बाद व्हाइट हाउस के अंदर ये तवक्को बढ़ गई थी कि ट्रंप जल्द ईरान पर हमला करने वाले हैं और एक
सीनियर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक अगर ईरान ने अपना मौक़िफ़ तब्दील ना किया तो अमरीका को मुज़ाकरात बॉम्ब्स के जरिए जारी रखने पड़ेंगे। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि 2 अमरीकी ओहदेदारों के मुताबिक सदर ट्रंप मंगल को यानी आज अपनी कौमी सलामती की आला टीम के साथ व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मीटिंग करने वाले थे ताकि ईरान से मुताल्लिक फ़ौजी ऑप्शंस पर बात की जा सके। इसके अलावा CNN ने इस हवाले से लिखा है कि ट्रंप इंतज़ामिया के ईरान से मुताल्लिक नए मंसूबों से वाकिफ़ एक शख्स के मुताबिक फ्रस्ट्रेशन बढ़ने के बाद जब ट्रंप को सीनियर फौजी मुशीरों की जानिब से मुख्तलिफ ऑप्शंस की फहरिस्त दी गई तो ट्रंप ने मंगल को यानी आज ईरान में कई अहदाफ पर हमलों के मंसूबों को हतमी शक्ल दे दी थी। ट्रंप के इस अचानक और गैर मामूली ऐलान पर ईरान का रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है और ईरानी हुक्काम इस ऐलान पर ट्रंप को तनकीद और तंज का निशाना भी बना रहे हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के सीनियर मुशीर मोहसिन रज़ाई ने एक्सपर्ट तंज़िया अंदाज में लिखा कि ट्रंप फौजी कार्रवाई के लिए डेडलाइंस मुकर्रर करता है और फिर खुद ही उन्हें मनसूख कर देता है, इस झूठी उम्मीद के साथ कि ईरान के अवाम और हुक्काम को झुकने पर मजबूर किया जा सके। जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा है कि ईरान के खिलाफ किसी भी नई जारियत का जवाब ज़्यादा सख्त होगा और ये ट्रंप को मज़ीद शर्मिंदगी में डाल देगा। अमरीकियों को या तो सिफारतकारी और हमारी शराइत के सामने झुकना होगा या फिर हमारे मिसाइल्स की ताकत के सामने झुकना होगा। इसी तरह ईरान के सरकारी खबर रसा इदारे IRIB ने ट्रंप के ऐलान पर तंज करते हुए लिखा है कि ट्रंप की पोस्ट और उनके पीछे हटने को देखते हुए ऐसा लगता है कि बजाय इसके कि ईरान अमेरिका के हमले से डरे, वो ममालिक जो अमेरिका के फौजी अड्डों की मेज़बानी करते हैं वो खुद ईरान पर अमेरिकी हमले से डर रहे हैं। इस सब का हल सिर्फ ये है कि अमेरिकी फ़ौजियों को उनके घरों में वापस भेज दिया जाए। ईरान की पासदारान इनकलाब से करीब समझे जाने वाले ईरानी खबर रसा इदारे तस्नीम न्यूज़ ने अमेरिकी फ़ौजी तज्ज़ियाकार का तज्ज़िया शेयर करते हुए लिखा कि सदर ट्रंप के हमले से पीछे हटने की जो वजूहात बताई जा रही हैं वो हकीकत के बजाय मेडअप है, यानी बनाई गई हैं। तज्ज़िये के मुताबिक ट्रंप ने कभी भी खलीजी ममालिक के मफादात को असल में तरजीह ही नहीं दी और उन्होंने ये जंग बुनियादी तौर पर इसराइल के फ़ायदे के लिए शुरू की। हता कि ट्रंप ने जंग से पहले अरब ममालिक को मुनासिब तौर पर आगाह तक नहीं किया था। अब वो इन्हीं ममालिक को ईरान को रियायत देने के लिए इस्तेमाल कर, जबकि ट्रंप की जानिब से हमले मनसूख करने से पहले ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि मुज़ाकरात का मतलब सरेंडर नहीं है। ईरान वक़ार, इख्तियार और अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ मुज़ाकरात में दाखिल होता है और ईरान किसी भी सूरत में अवाम और मुल्क के कानूनी हकूक़ से पीछे नहीं हटेगा। हम आखिर तक मंतक के साथ और अपनी पूरी ताकत से अवाम की खिदमत करेंगे और ईरान के मफादात और इज़्ज़त की हिफाजत करेंगे। इस सारी सूरत हाल में अल जज़ीरा के मुताबिक आज कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अंसारी से जब ट्रंप के ऐलान से मुताल्लिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये एक मस्बत बात है। इलाक़ाई रहनुमाओं और इस जंग में शामिल फ़रीक़ैन के दरमियान राब्ते जारी हैं और कतर, अमरीका और ईरान दोनों से राब्ते में है। जब ट्रंप के साथ राब्ते के बारे में पूछा गया तो कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि राब्ते जारी रहेंगे, जबकि ईरान से मुताल्लिक उनका कहना था कि कतर ईरान से भी मुसलसल राब्ते में है और दोनों ममालिक के दरमियान मस्बत ताल्लुकात हैं। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने कतर पर हमला करने का इंतखाब किया और ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए ख़तरा है। इस दौरान माजिद अंसारी ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर बात करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं और हम समझते हैं कि इस अमल के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। अब ऐसे में सूरत हाल ये है कि ट्रंप ने मुज़ाकरात में मस्बत उम्मीद जाहिर करते हुए फ़िलहाल अपने हमलों को रोक दिया है, मगर ईरान में मुसलसल लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। हता कि अब ईरान की सड़कों पर ईरानी हुकूमत ख़वातीन और बच्चों समेत आम ईरानियों को असलहा इस्तेमाल करने की तरबियत भी दे रही है। इस हवाले से CNN के नुमाइंदे ने तेहरान में ऐसे ही एक मकाम से रिपोर्ट तैयार की है। इसके अलावा भी क्या कुछ ईरानी मीडिया पर दिखाया जा रहा है उसके मनाजिर भी बयान किए गए हैं। ऐसे में जहां ईरान के अंदर लोग अब भी अपने मुल्क की खातिर लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, मगर वहीं इस जंग की वजह से और अमेरिका के नेवल ब्लॉकेट की वजह से ईरान की मईशत को शदीद धचका पहुंच रहा है और इसके असरात अब आम लोगों को ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। अल जज़ीरा ने इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, ईरानियों से बात की है। अगर अब जंग होगी तो सबके मसाइल बढ़ेंगे, ईरानी अवाम के मसाइल बढ़ेंगे, इसराइली अवाम के मसाइल बढ़ेंगे, क्योंकि इसराइल की मईशत भी सुकड़ रही है, उसमें भी इस वक्त गिरावट नज़र आ रही है। अमेरिका के अवाम के मसाइल बढ़ेंगे, पाकिस्तान के, भारत के, सारी दुनिया के अवाम के मसाइल बढ़ेंगे। तेल की कीमतों में इजाफा होगा तो क्या मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल होगा या नहीं होगा? मुज़ाकरात में पेशरफ्त के दावे तो सामने आ रहे हैं, मगर कोई पेशरफ्त होती नज़र नहीं आ रही है और बज़ाहिर अमेरिका भी जंग के लिए तैयार होने के बावजूद रिलक्टेंट नज़र आ रहा है। ऐसे में ये गैर यकीनी की सूरत हाल कैसे आगे बढ़ेगी? क्या वाकई अमन का कोई इम्कान है? क्या अरब ममालिक आगे बढ़कर अमन ला सकते हैं? इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर, स्ट्रेटेजिक फोरकास्टर और वाशिंगटन में मिडिल ईस्ट पॉलिसी काउंसिल के सीनियर रेजिडेंट फेलो डॉक्टर कामरान बुखारी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तब नाउ
एक दफ़ा फिर, और ये गालिबन छठी दफ़ा है कि ट्रंप ने अपनी डेडलाइन को बढ़ाया है। इस दफ़ा कहा कि अरब ममालिक के कहने पर बढ़ाया है, मगर किसी भी वक्त दोबारा हमले हो सकते हैं। वाकई कहीं ना कहीं कुछ चांस है अब, या क्योंकि ईरान ने फिर ऐसा ही जवाब दिया है, या ऐसा लगता है कि जंग से ही मसला हल होगा? देखिए, हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता कि जो है बगैर जंग के मसला हल होगा, लेकिन अगर आप जो है वो जो उनकी दोनों तरफ से जो रेट्रिक है, जो पब्लिक रिलेशंस के स्टेटमेंट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस हैं, अगर आप उनको देखें तो वो उसमें एक पैटर्न है, और उसमें पैटर्न ये है कि दोनों जानिब से गुफ्तगू चल रही है। यानी जो ड्राफ्ट्स हैं वो शेयर किए जा रहे हैं, इधर से उधर जाता है, उधर से इधर आता है, इनकी ये मांगे होती हैं, उनकी ये काउंटर मांगे होती हैं, तो एक सिलसिला चल रहा है नेगोशिएशंस का। लेकिन उसकी एक मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है, क्योंकि दोनों तरफ दबाव है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ दबाव सियासी और इक़्तिसादी है, और दूसरी तरफ दबाव ये है कि एक तो उनके लिए एग्जिस्टेंशियल है, उनकी पूरी की पूरी रियासत का दारोमदार जो है इस डील पे है कि ये होगी नहीं होगी, जंग होगी या जो है कहाँ जाएंगे। और फिर ये है कि उनके ऊपर एक और दबाव भी है ईरानियों के ऊपर कि वो ज़्यादा जो है कोई कंसेशंस ना दें, यानी कॉम्प्रोमाइज़ तो करें लेकिन कैपिचुलेट ना करें। तो ये सारा सिलसिला अगर जहन में रखें तो ये जितनी आपको आमदोरफ्त नज़र आती है, ख़बरें आती हैं, बयानात आते हैं, देन दे ऑल मेक सेंस कि पसे पर्दा जो है वो सीरियस गुफ्तगू चल रही है। लेकिन यह कि दोनों तरफ से जाहिर है एक पॉस्चरिंग भी चल रही है, और फिर अमेरिका की तरफ से दबाव भी है, क्योंकि अमेरिका को ये है कि भाई ईरान जो है वो उनकी क्लॉक टिक कर रही है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्लॉक जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप की, तो जल्द अज जल्द जो है वो किसी नतीजे पे पहुंच जाए। मतलब और ज़ाहिर 28 फरवरी से पहले की पोजीशन पर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जाए, अमेरिका ये चाहता है। और अब ईरान की तरफ से तो ये बातें आना कि जी हम और ओमान मिलकर उसके ऑपरेशंस चलाएंगे और पहले वाली सूरत हाल में नहीं जाएगा, फिर टोल की बातें कभी कोई कभी, ये भी आपको लगता है रेटरिक है, या ये संजीदगी से एक बहुत बड़ा मसला यही है, न्यूक्लियर से ज़्यादा बड़ा मसला अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है? नहीं, मुझे तो ये रेटरिक नज़र आती है, क्योंकि देखें बात ये नहीं होती कि कोई एक्टर, कोई जो है किरदार क्या कह रहा है, या कोई भी जो है साइड क्या कह रही है। बात यह है कि उनके पास सलाहियत कितनी है। क्या ईरान के पास ये कुव्वत है कि वो टोल जो है वो एग्जैक्ट कर सकें? क्या वो कंट्रोल कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, डिसरप्ट कर रहे हैं उसको? उन्होंने जो है, उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, ना ही उनके पास कोई नेवी है, ना ही उनके पास कोई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी इकोनॉमी का हाल सबके सामने है। तो ये जो है रेटरिक है, और मैं नहीं समझता कि जो है ओमान जो है वो इनके साथ मिलके ये काम करेगा और बाकी सारे लोगों को नाराज़ कर देगा। ये रेटरिक है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। हाँ, इसमें इसके फ़ायदा ये होता है कि आप जो है अपनी जो आपकी ऑडियंस है आप उनको सेटिस्फाई रखते हैं, और फिर यह है कि आपको, जैसे मैंने अर्ज किया, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना है, लेकिन इस रेटरिक के थ्रू ऐसा लगता है कि आपने जो है वो इक्वल फुटिंग पे कोई सौदेबाजी की है। तो इट्स अ गेम ऑफ परसेप्शंस एंड मिस परसेप्शंस। और ये भी बताइएगा कि अब ज़ाहिर अब तो ये इतला सामने आई हैं कि कुछ जवाबी हमले, जब ईरान की तरफ से बहुत ज़्यादा हमले मुत्तहदा अरब अमारात पर हुए, उन्होंने भी किए, कुछ सऊदी अरब ने भी किए, इतने नहीं किए जितने ईरान की तरफ से हमले किए गए। अब अगर जंग होती है दोबारा शुरू और ईरान उसी तरीके से कार्रवाइयाँ इन ममालिक में करता है, तो इस बात का ज़्यादा बड़ा इम्कान है कि ज़्यादा बड़े पैमाने पर ये ममालिक भी रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे और ज़्यादा बड़ी जंग हो रही होगी। ये अच्छा सवाल है, तो इसका जवाब हाँ में है। मेरे नज़दीक ये है कि एक दफ़ा एक चीज़, जब तक कोई चीज़ नहीं होती ना, तो उसको एक अनथिंकेबल समझा जाता है। तो खलीजी ममालिक के लिए ईरान पे हमला करना जो है, इससे पहले वो एक अनथिंकेबल सा था। यहाँ तक कि जो ईरान का खलीजी ममालिक पे हमला करना वो भी एक अनथिंकेबल था। लेकिन एक दफ़ा जब जो ये चीज़ हो जाए तो फिर वो नॉर्मलाइज होते हुए देर नहीं लगती। मैं तो यूँ कहूँगा कि अगर ये जंग खुदा न खास्ता कुछ ज़्यादा तेज़ी इख्तियार करती है, तो इसमें ना सिर्फ सऊदी अरब की तरफ से जवाबी कार्रवाई आएगी, इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि उनका एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। हाल ही में वो रिपोर्ट आई है, या कल या परसों, रॉयटर्स की, कि जिसमें उन्होंने कहा, ये बताया कि कोई 8000 फौजी पाकिस्तानी जो हैं दस्ते वहाँ अपना सऊदी अरब में तैनात हैं, बहुत सारा हार्डवेयर तैनात है। तो ये जो है इट्स नॉट गोइंग टू बी लिमिटेड टू द खलीजी ममालिक। यानी कि पाकिस्तान का अभी तक किरदार सालिस का है, मगर पाकिस्तान ये बात पब्लिकली भी कह चुका है कि हमने ईरान को भी ये बात बताई कि अगर आप इस तरीके से करेंगे या सऊदी अरब पर हमले करेंगे तो हमारा पैक्ट है और हम इन्वॉल्व होने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये बात वहाँ तक जा सकती है कि पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो जाए अगर ये जंग इस तरीके से आगे बढ़े।
देखें, अगर जो है हालात ऐसे नहज पे पहुंच जाते हैं कि जहां बहुत भारी पैमाने पे सऊदी अरब पे हमले हो रहे हैं ईरान की जानिब से, ठीक है, तो फिर उस वक़्त सऊदी अरब जो है अगर आपको कॉल करेगा और आपसे कहेगा कि भाई आपकी और हमारा जो है एग्रीमेंट है, आप बराए करम हमारी इमदाद कीजिए, तो फिर उस वक़्त पाकिस्तान के पास चॉइस तो नहीं होगी ना। दस्तखत तो आपने पहले कर दिए हैं। तो अलायंस का यही मतलब होता है, एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट का, जिसमें एन अटैक ऑन वन इज़ एन अटैक ऑन द अदर, कि अमली जो है वो यही सूरत हाल होती है कि जब ये हो तो फिर आप इमदाद को पहुंचेंगे। और इसमें देखें रिलेशनशिप जो है अनइक्वल्स का है। पाकिस्तान जो है के पास इस एग्रीमेंट में, इस अलायंस स्ट्रक्चर में, इस डिफेंस एग्रीमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए फ़ौजी कुव्वत है। दूसरी जानिब जो है वो उनके पास माली कुव्वत है। तो अगर खुदा न खास्ता कभी पाकिस्तान पे हमला होता है तो सऊदी अरब माली इमदाद करेगा, लेकिन सऊदी अरब की तवक्को ये है कि जिस वक्त उन पे कोई जो है बुरा वक्त आएगा तो वो फिर पाकिस्तान की जानिब से भरपूर मुआवनत होगी अस्करी लेवल पे। बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब का तज़किया आपने सुन। शामिल करते हैं और आम खबर उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे इसके बाद। कराची में तेज़ रफ्तारी और गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग संगीन मसला बन चुकी है। इससे ट्रैफिक हादसात होते हैं, मासूम लोगों की जान चली जाती है। अफसोसनाक बात यह है कि हादसात के बाद मुलजिम फरार भी हो जाता है और फिर पुलिस मुलजिम को तलाश करती रहती है। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या 14 मई की रात को कराची के मेन सीव्यू रोड खयाबान बुखारी पर पेश आया, जिसमें एक तेज़ रफ्तार डबल केबिन गाड़ी ने एक कार को टक्कर मार दी और हादसे में एक 33 साला शख्स जो कि 3 बच्चों का बाप था अपनी जान की बाजी हार गया और 2 नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गए जिनकी उम्र 17 और 19 साल है। अहम बात यह है कि हादसे के बाद मुलजिम गाड़ी लेकर फरार हो गया और अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। और अब पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिम बलूचिस्तान में रूपोश है। पुलिस ने इस वाक़े की FIR दरख्शां थाने में दर्ज कर ली है। FIR के मुताबिक एक रिवो गाड़ी ने कार को बाएं साइड से टक्कर मारी और मौके से फरार हो गई। इस वाक़े की वीडियो में देखा जा सकता है कि एक डबल केबिन रिवो गाड़ी तेज़ रफ्तारी से एक कार को हिट करके बगैर रुके तेज़ी से आगे निकल जाती है। इसके बाद गाड़ी को डिफेंस की सड़कों पर देखा गया, यानी गाड़ी खुद टूट फूट का शिकार थी, आहिस्ता चल रही थी, मगर उसके बावजूद फरार होने में कामयाब हो गई डिफेंस की सड़कों पर। इसकी CCTV फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त गाड़ी पर जाली सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी। हादसे के बाद मुलजिम ने पहले अपनी गाड़ी डिफेंस फेज़ 2 की एक इमारत में छुपा दी और बाद में करीबी वर्कशॉप में मरम्मत के लिए भी भेज दी। और फिर वाक़े के 2 दिन बाद पुलिस ने एक वर्कशॉप से गाड़ी को ढूंढा और फिर गाड़ी से महकमा एक्साइज बलूचिस्तान की दस्तावेज बरामद हुई। पुलिस ने यह भी बताया है कि गाड़ी के ड्राइवर यानी मुलजिम नोमान अली का ताल्लुक डेरा मुराद जमाली से है और उसका कराची से बलूचिस्तान ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। 5 दिन हो गए हैं मगर अब तक मुलजिम को पकड़ा नहीं जा सका है और पुलिस शुबा जाहिर कर रही है कि मुलजिम बलूचिस्तान रूपोश हो गया है। इस हवाले से ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या मुलजिम इतना बाअसर है कि उसे पकड़ा नहीं जाएगा। अगर मीडिया की हेडलाइन से यकीन तो उसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी नहीं होगी या फिर पुलिस आगे बढ़ेगी और उसे गिरफ्तार करेगी। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ DIG साहब भी मौजूद होंगे। पहले हमारे साथ नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह मौजूद हैं और उसके बाद हम बात करेंगे DIG साउथ असद रजा से। ज़ीशान बहुत शुक्रिया। ज़ीशान पहले आप बताइएगा, शुरू से इस केस पर तहकीक कर रहे हैं, क्या मामला अभी तक सामने आया है? गिरफ्तारी की पुलिस करीब है या मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया? शाहज़ेब, फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो मुलजिम है वो फ़रार हो चुका है। जिस वक्त ये वक़ुआ पेश आया था तो उसके बाद में मुलजिम अपनी टूटी फूटी गाड़ी में, जिसकी स्पीड भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, डिफेंस की मुख्तलिफ सड़कों से होता हुआ वो फ़ेज़ 2 में वाक़ जो अपार्टमेंट है वहाँ पर वो पहुँचा था, वहीं से गाड़ी से उतरा था और उसके बाद में वो गायब हो गया। जो ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि जिस किस्म की गाड़ी वहाँ पे देखी गई थी वो गाड़ी फ़ेज़ 2 में मौजूद थी और उसका सारा सामान अर्ली फौरी तौर पर उसको मरम्मत करने के लिए दिया गया था। पुलिस ने गाड़ी में से कॉन्फिस्केट कर ली, लेकिन यहाँ पर ये बात खुली कि जो नंबर प्लेट उस
उसके ऊपर मौजूद थी वो एक छोटी गाड़ी की नंबर प्लेट थी, सरकारी नंबर प्लेट थी और बलूचिस्तान की सरकारी नंबर प्लेट थी वो, जो कि कराची में वो जाली नंबर प्लेट इस डबल केबिन गाड़ी पे लगा के मुलजिम उसमें ट्रैवल करा था। मुलजिम का शनाख्ती कार्ड हासिल कर लिया गया है, नुमान अली के नाम से इसकी शनाख्त दी गई है। पुलिस ने मुख्तलिफ CCTV कैमराज और जो लोकेशन निकालने की जो टेक्निकल सहूलियात की मदद लेते हुए 3 मकामात पर छापामार कार्रवाई की है, जिसके अंदर फ़ेज़ 2 में वाक़ जो इसका अपार्टमेंट है, फ़ेज़ 7 में इसकी एक रिहाइश गाह और कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में इन 3 मकामात पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। लेकिन वहाँ से कुछ पता नहीं लग सका। जो अपार्टमेंट के लोगों से बात हुई तो उनके भी अलग किस्म के स्टेटमेंट्स आए कि नहीं ये कभी यहाँ पर आया नहीं था। उन्होंने भी झूठ बोला क्योंकि CCTV कैमरा फुटेज जो कि अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट की थी वो भी पुलिस को मिल गई है और जो तस्वीर चल रही हैं मुलजिम की वो उस जो गाड़ी से अभी मारकर आया था तो उससे मैच भी हो गई थी। इसके अलावा पुलिस के पास एक जो CCTV कैमरे का बताया जो उसके ज़रिए जो टूटी हुई नंबर प्लेट मिली थी। अब पुलिस हुकाम से मेरी आज बात हुई, तफ्तीशी हुकाम का ये कहना है कि बलूचिस्तान में जहाँ पर ये छुपा है वहाँ के आला पुलिस अफसरान से बात कर ली गई है और जल्द यहाँ से एक टीम रवाना की जाएगी। जो जिस स्पीड में मुलजिम ने गाड़ी चलाई थी वो फुटेज में भी देखा जा सकता है कि जो ही ये गाड़ी मुड़ी है तो वहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर भी था और जो शफाकियत मुलजिम की जानिब से दिखाई दी है कि जितनी तकरीबन वो 100 से ज़्यादा स्पीड में था और उसने ब्रेक भी मारने की कोशिश नहीं की, जबकि उस कट पर स्पीड ब्रेकर भी मौजूद था। इसी तरह से उड़ाते हुआ मुलजिम फ़रार हो गया। जिस हवाले से हमने थोड़ी तहकीक की तो 2 साल कबल सन 2024 जून के महीने में मुलजिम का भाई जिसका नाम दानिश के नाम से शनाख्त हुई है, उसने भी कोयटा में एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाया था। जो हमें ज़राए ने तस्दीक किए कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड है, डेरा मुराद जमाली के रिहायशी हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड है। कराची से बलूचिस्तान तक इनकी कोच सर्विसेज भी, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर ये बिज़नेस है, वो भी इनकी चलती है। तो इस हवाले से ये है कि यहाँ पे मुलजिम एक जाली गाड़ी लेकर घूम रहा था और यहाँ से एक इतनी बड़ी बात, एक शख्स को एक एक्सीडेंट में हिट एंड रन करने के बाद में वो यहाँ से फ़रार हो चुका है। जी ज़ीशान तफसीलात बता रहे थे। DIG साउथ हमारे साथ मौजूद हैं। DIG साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। DIG साहब ज़ाहिर 5 दिन हो गए हैं मुलजिम ने ये वाक़या किया, उसके बाद वो पहुंचा, गाड़ी छुपाई, गाड़ी बरामद हो गई है, मगर मुलजिम पकड़ा नहीं जा सका है। क्या कहा जा सकता है कि वो फरार होने में क्या है और बलूचिस्तान चला गया? जी शालिद, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो उसकी हमें ऐसा कॉन्फर्मेशन तो नहीं है, मगर मुलजिम जो है वो स्टिल एट लार्ज है। और मैं आपको बताता चलूं कि इस मुलजिम को जो निशानदेही है उसी के अंदर हमें काफ़ी टाइम लग गया, चूँकि आपको पता है कि हिट एंड रन जो है आजकल, जैसे कि कई दफ़ा लोग ऐसी ड्राइविंग करते हैं रेकलेस, तो ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया जा चुका है, जिसकी मदद से हमने इस गाड़ी को ट्रेस किया और उसके बाद जब हमने अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर देखा तो इसके ड्राइवर का हमें तयन हो गया। फिर गाड़ी को भी हमने बरामद कर लिया और उसके ड्राइवर की आइडेंटिफिकेशन भी हो गई। अब चूंकि उसका जो डोमिसाइल है वो नसीराबाद का है, बलूचिस्तान से है वो, तो हम अब वही जो प्रोसेस है होम टू होम वाला जो सूबाई हुकूमत की हमें इजाज़त दरकार होती है वो हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जल्दी जो है हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और साहब और ये बताइएगा कि तो फिर राब्ता हुआ है, कुछ पता चला है कि अगर वो सिंध से फरार हो गया है तो बलूचिस्तान में कहाँ हैं, या अभी जो मामलात हैं वो डॉक्यूमेंटेशन की हद तक ही हैं? जी देखें, उसकी आइडेंटिटी जो है वो जाहिर हो गई है, तो उसके जितने भी पर्टिकुलर्स हैं वो हमारे पास हैं। तो चूंकि आपको पता है कि कराची जो है वो और बलूचिस्तान जो है उसमें हब से जो है वो एंट्री भी आसान है। आधे घंटे के अंदर जो है कोई भी आदमी कराची से बलूचिस्तान में एंटर हो सकता है और वहाँ से आ भी सकता है। तो इस चीज़ को देखते हुए मुमकिन है कि वो बलूचिस्तान चला गया हो, तो पुलिस जो है उसको सर्च करेगी और इंशाअल्लाह उसको ढूंढ निकालेगी। और यही साहब, इन्फ्लुएंशियल होना, असर-ओ-रसूख इस्तेमाल होना, मीडिया हेडलाइन से बात हटे तो मामले का पीछे हट जाना या खबरों से हटने के बाद दाखिल दफ्तर हो जाना, ये मामला तो नहीं होगा? नहीं जी बिल्कुल, चूंकि देखें इसमें बड़ी बात तो ये है कि इसमें जो कंप्लेनेंट है वो प्राइवेट हैं और पुलिस ने उसकी आइडेंटिफिकेशन कर ली है, उसको तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और इंशाअल्लाह इसको ऐसे प्रोसीड करेंगे, चलान करेंगे, तो डेफिनेटली जो है वो कानून का जो आर्म है उतना लॉन्ग है कि वो उससे वो बच नहीं सकता। बहुत शुक्रिया DIG साहब की गुफ्तगू आपने। शामिल करते हैं और अहम खबर आई है आज, फैसला आया है आज
अहम फैसला है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। आज से तकरीबन 1 साल पहले इस्लामाबाद में एक 17 साल लड़की को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि उसने एक लड़के से दोस्ती और मुलाकात करने से इनकार कर दिया था, ताल्लुक़ कायम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज अदालत ने इस कातिल को उसके जुर्म की सज़ा सुना दी। ये 17 साल लड़की चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाली सना यूसुफ थी, जो अपने वालिदैन के साथ इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर थी और टिकटॉक पर काफ़ी मकबूल थी। मगर 2 जून 2025 को फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला से ताल्लुक़ रखने वाले 23 साल उमर हयात उर्फ काका ने दोस्ती से बार बार इनकार पर सना यूसुफ को उसी के घर में घुसकर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने एक दिन बाद ही मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया और तकरीबन 1 साल तक इस्लामाबाद की अदालत में यह केस चलता रहा। और फिर आज एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने अदालती कार्रवाई मुकम्मल करते हुए इस केस का फैसला सुना दिया है और पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 302B के तहत सना यूसुफ के कत्ल अमद के जुर्म में मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी है। इसके अलावा भी मुजरिम को पाकिस्तान पीनल कोड की दीगर दफात के तहत सजाएं सुनाई गई हैं। गुज़िश्ता साल 2 जून को ये वाक़या इस्लामाबाद के सेक्टर G13-1 में पेश आया था, जहां मुलजिम ने शाम के वक्त सना यूसुफ के घर में घुसकर उस पर फायरिंग कर दी थी। 2 गोलियां लगने से उसकी जान चली गई। पुलिस ने एक दिन बाद ही मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया और उसकी शनाख्त उमर हयात उर्फ काका के नाम से हुई, जो खुद भी एक टिकटॉकर था। मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने बताया था कि एक मुसलसल रिजेक्शन का केस था, यानी सना यूसुफ मुलजिम उमर हयात को बार बार मुस्तरद कर रही थी, मगर वो फिर भी सना यूसुफ से बार बार रब्ता कर रहा था और वो मुसलसल उसे मना कर रही थी। मुलजिम कई दिनों से सना यूसुफ से सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता करने की कोशिश कर रहा था। फिर 2 जून को मुलजिम ने इस्लामाबाद में सना यूसुफ के घर आकर 7-8 घंटे तक उसका इंतजार किया और जब सना यूसुफ ने उस दिन भी मुलजिम से मिलने से इनकार कर दिया तो उसने प्लानिंग की और शाम 5 बजे सना यूसुफ के घर में घुसकर उसे 2 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। आईजी इस्लामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि मुलजिम कत्ल के सबूत मिटाने के लिए सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन भी अपने साथ ले गया था, जबकि उसी दौरान मुलजिम की सना यूसुफ के घर के बाहर की CCTV फुटेज भी सामने आई थी, जो बज़ाहिर सना यूसुफ के कत्ल के बाद की लगती है और आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। गुज़िश्ता साल मुलजिम ने सना यूसुफ के कत्ल का एतराफ़ कर लिया था और मुलाकात से मुसलसल इनकार को कत्ल की वजह बताया था, लेकिन कल अदालत के सामने हतमी बयान देते अपने एतराफ़ी बयान से ही मुकर गया और सेहत जुर्म से ही इनकार कर दिया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज़ के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुलजिम के 342 के बयान के दौरान जब जज अफजल मजोका ने मुलजिम से कत्ल, मोबाइल चोरी, किराए की गाड़ी, लोकेशन, शनाख्त परेड और एतराफ़ जुर्म से मुतालिक मुतादिद सवालात किए तो मुलजिम उमर हयात ने तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा कि ये केस झूठा और प्लांटेड है। मुलजिम ने यह भी कहा कि उसने सना यूसुफ के कत्ल का ना कोई एतराफ़ किया है और ना ही कोई इंकिशाफ किया है, जबकि उसने ये दावा भी कर दिया कि उसका सना यूसुफ से कोई राब्ता भी नहीं था। इस पर जब जज ने सवाल किया कि तफ्तीश के दौरान सना यूसुफ के फ़ोन से काका के नाम से एक नंबर सामने आया था, मोबाइल फॉरेंसिक के बाद नंबर आपका निकला, इस पर आप क्या कहेंगे, तो मुलजिम उमर हयात ने कहा कि मैं वकील के बगैर जवाब नहीं दे सकता। जज ने मुलजिम से पूछा कि क्या आप सना यूसुफ को कत्ल करने के लिए उसके घर गए थे, उसके सीने पर 2 फायर किए थे और उसका मोबाइल अपने साथ लेकर चले गए थे, तो मुलजिम उमर हयात का कहना था कि मुझे तो महज शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तशद्दुद करके खाली कागजात पर अंगूठे लगवाए और सोशल मीडिया के दबाव पर मुझे मुकदमे में फंसाया गया है। लेकिन आज अदालत ने मुलजिम के मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए सबूतों, 2 ऐनी शाहिदीन समेत 27 गवाहों के बयानात की रोशनी में उसे सना यूसुफ के कत्ल का मुजरिम ठहरा दिया और फांसी की सज़ा सुना दी। आज मीडिया से बात करते हुए सना यूसुफ के वालिदैन ने भी अदालती फ़ैसले पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारे वकीलों ने हमारा बहुत साथ दिया। हमने बहुत खुश हो गए, पाकिस्तान की अदालत से हमें इंसाफ मिल गए, बस हमें ये खुशी है। मुझे उम्मीद है इसी तरफ आप लोग भी हमारे साथ देंगे। मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये जो फैसला आया है, ये फैसला सिर्फ मेरे ज़ात तक नहीं है, ये पूरे मुआशरे के लिए फैसला मिला है। पूरे मुआशरे में इस तरह के जो क्रिमिनल जो लोग हैं आज तक, तो ये उनको जो सबक है कि अगर इस तरह कोई काम करे तो इसका अंजाम इसी तरह मिल सकता है। मुआशरे को इंसाफ मिला, मुझे इंसाफ मिला और तमाम लेडीज को जो है, इसमें बच्चियों को इंसाफ मिला, सबको इंसाफ है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पूरे मुआशरे को इंसाफ मिल गया है। सना यूसुफ बार बार इनकार कर रही थी, मगर उमर हयात बाज नहीं आ रहा था और आखिरकार उसने सना यूसुफ को कत्ल ही कर दिया और आज उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई है। जब कोई लड़की बात करने, मिलने या ताल्लुक़ कायम करने से इनकार करे तो नो मीन्स नो, क्योंकि अदालतों से ऐसे केसेस में सज़ाएं मिलने से एक मिसाल ज़रूर कायम होती है, मगर ये भी एक हकीकत है कि यह मसला
सिर्फ अदालती फैसलों या सज़ाओं से हल नहीं होगा, बल्कि जब तक ख़वातीन के हुकूक और आज़ादी के हवाले से मजमूई मुआशरती रवैया तब्दील नहीं होगा तो ये मसला बार बार सामने आता रहेगा। जैसे ख़वातीन को ये आज़ादियाँ हासिल हों कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहती हैं, कौन सी और कहाँ तक तालीम हासिल करना चाहती हैं, कौन सा काम करना चाहती हैं, किससे मिलना बात करना या ताल्लुक़ रखना चाहती हैं, किससे दूर रहना चाहती हैं। जब तक मुआशरा मजमूई तौर पर ख़वातीन के अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने के हक़ को एज़ इट इज़ कबूल नहीं करता तो ये मसला जड़ से ख़त्म नहीं होगा। लिहाजा आज सना यूसुफ केस का जो अदालती फ़ैसला सामने आया है वो तो एक अहम कानूनी पेशरफ्त है। मसले के ख़ात्मे के लिए मुआशरे के मजमूई रवैये में तब्दीली का पहलू भी उतना ही ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।